चलिए, लास्ट टाइम हमने भाषा बोध को कंप्लीट कर लिया था, है ना। अगर किसी को उसमें कोई शक संदेह है, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना। भाषा बोध में हमने प्रयास किया था कि हम एडीओ प्री मेंस में जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं उन सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक और व्यवहारिक तरीके से पढ़ लें, है ना। तो सभी को क्लियर है, तो फिर हम आज आगे की ओर चलते हैं, है ना। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वर्ण विचार आएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं फिर से। वर्ण विचार। अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे सीजीपीएससी प्री, है ना, सीजीपीएससी प्री में यहां से लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। व्यापम की ऐसी परीक्षाएं जिसमें हिंदी जो है 10 या 15 नंबर का आता है, ठीक है, उसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न इस वाले सेक्शन से होते हैं। व्यापम की ऐसी परीक्षाएं जिसमें 30, 40 या 100 प्रश्न, चलो पहले 30-40 में देख लेते हैं, 30 या 40 प्रश्न हिंदी से आते हैं, वहां लगभग 5 से 6 प्रश्न कहां से रहते हैं, इस वाले टॉपिक से रहते हैं। और व्यापम की ऐसी परीक्षाएं जिसमें 100 नंबर का, जैसे संपरीक्षक का पेपर होता है, उसमें 8 से 9, कभी कभी 10 से 11 प्रश्न और कभी कभी तो 14 से 15 प्रश्न किससे रहते हैं, इस वाले वर्ण विचार से रहते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा या हम बोलते हैं जिसको मेंस, है ना, मेंस में यहां से 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर, है ना, मतलब 2-2 ऐसे करके 4, है ना, तो 2 या 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी पेपर दे दें, आपको वर्ण विचार से क्या है, प्रश्न आता ही आता है। तो इसको हम अगर ज्यादा से ज्यादा भी टाइम दे दिए तो भी ये क्या है, बड़ा आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो बड़ा धीमे गति से धीरे धीरे अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे मैं आज आपको ढांचा लिखाऊंगा, उस ढांचे को कल आपको याद करके आना है, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, आज याद रख लो, आज कौन सा डेट है, 1 दिसंबर है, ठीक है। 1 दिसंबर को ऐसा कौन कौन है जो अभी ऑनलाइन है जिसको वर्णमाला याद है, जरा मुझे हाय करके बोलो, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको वर्णमाला याद है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह छत्र ज्ञ अ आ इ ई उ ऊ ए ए अ अ अम अह री। ये किसको याद है, मेरे को तो याद है, आपको याद है कि नहीं है, जिसको भी याद है जरा बताइए, ठीक है। चलिए, अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम भी आप ही की स्थिति में थे, जब बड़े हुए तो ये सारा कुछ भूल गए थे। एबीसीडी बचपन से याद था, लेकिन कखा ग का बोलने का टाइम आया तो हम सब हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। मैं भी उन लोगों में शामिल था, ठीक है। लेकिन जिस दिन मेरा बेइज्जती हुआ उस दिन सोच लिया था कि आज के बाद अगर कोई भी पूछा कि तेरे को कखा ग आता है कि नहीं आता, तो मैं हिंदी के बदनामी नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं खुद को बदनाम कर सकता हूं लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं। याद है तो मैं, याद है, चलो बहुत बढ़िया बात है, चलो बहुत बढ़िया, एक जन को बस याद है, ठीक है, क्योंकि वो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इसलिए, है ना। चलिए, तो जिसको याद नहीं है वो आप क्या करेंगे, आज घर जाएंगे, घर जाने के बाद खुद से वादा करेंगे, खैर आप तो अपने घर में ही बैठे हैं, है ना, कि मेरे को, मतलब आप उसको 10 बार क्या कीजिए, बोलिए, और 10 बार बिना देखे लिखिए, ठीक है। जहां भूल रहे हैं फिर देखिए, फिर बिना देखे लिखिए, आपको वो कंठस्थ हो जाएगा। फिर जैसे आपको एबीसीडी याद है वैसे ही आपको ख ख ग घ भी याद रहेगा, ठीक है। तो पहली सीढ़ी तो क्या है, आपको क ख ग अर्थात वर्णमाला याद होना चाहिए। अब फिर दूसरी सीढ़ी क्या रहेगी, उस वर्णमाला का बंटवारा, ठीक है। तो पहला तो आपको ढांचा याद होना चाहिए, मैं आज लिखाऊंगा आपको, और ढांचे के बाद
उसका वर्गीकरण आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वर्ण विचार में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने ध्वनि, है ना, सबसे पहले ये देखा था कि एक होती है ध्वनि, ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण, है ना। ध्वनि की लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण जो होता है उसका बंटवारा नहीं हो सकता, उसका विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसका विनाश नहीं हो सकता। ऐसे जो वर्ण, ऐसी जो ध्वनि है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आता है। स्वर और व्यंजन के मेल से वर्णों का निर्माण होता है। स्वर के भी अपने वर्ण होते हैं, व्यंजन के भी अपने क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो वर्णों से मिलके क्या बनता है, जो सार्थक वर्णों का समूह बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्दों से जो सार्थक शब्दों के समूह बनते हैं उसको हम पद बोलते हैं या रूप बोलते हैं। और इन पद या रूप के सार्थक समूह से जो व्यवस्था बनती है, जो इकाई बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में भी क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है इसको हम पिछली क्लास में अच्छे से लिखे हैं। जो नहीं लिखा है वो पिछली मेरी वीडियो देख लेना, पूरा उसमें व्यवस्थित तरीके से मैंने बताया। दोबारा मैं 5 मिनट खराब अपना नहीं करूंगा। लेकिन हमने वर्णमाला नहीं देखी थी, ठीक है, लेकिन हमने वर्णमाला नहीं देखा था। तो वर्णमाला को लिख लेना, ठीक है, लिखना वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब वर्णमाला से संबंधित जो बेसिक प्रश्न है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें लिखना सबसे पहला, ठीक है, लिखना भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है। सबसे लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है, तो इसकी मौखिक इकाई, इसको हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, है ना, कौन सी इकाई, मौखिक इकाई। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि उसका उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम लिखित इकाई, है ना, लिखित इकाई क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था इसको, लेकिन इस प्रकार से नहीं देखा था। ये बिहार पीएससी में, यूपी पीएससी में और मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मौखिक मतलब ध्वनि, लिखित मतलब वर्ण। लेकिन अगर बेसिकली पूछ दिया तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उत्तर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसको भी लिख लेना। अगर वो लिखित या मौखिक दोनों नहीं दिया तो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताएंगे भाई जो पिछली क्लास अटेंड किए हैं क्या होता है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, वर्ण। कुछ पुस्तकों में ध्वनि दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है, वर्ण ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न बिहार पीएससी में पूछा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक इकाई, ठीक है,
इसका उत्तर शब्द होता है, क्योंकि शब्द हमेशा सार्थक होते हैं, जो आपको एक अर्थ देते हैं उसको हम बोलते हैं शब्द। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई। ठीक है, चलो लिखना, भाषा की लघुत्तम या सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम व्याकरणिक इकाई, व्याकरणिक इकाई क्या होगी भाई? भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई ये हो जाएगा पद या फिर रूप। ठीक है, पद या फिर रूप, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक व्याकरणिक इकाई क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा वाक्य, इसका उत्तर होगा वाक्य। या अगर ये पूछ दिया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भी इसका उत्तर क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, चलिए ये नए प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए। इसको बिना पढ़े जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है इसको आप पहले ही क्या कर लीजिए, पढ़ के रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। चलिए बता दो, नहीं लिखे थे क्या? नहीं सर। अरे चलो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे को लगा लिख लिए होगे और टाइम ना कर। चलो कुछ छूटा है, एक आध कुछ छूटा होगा तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। कुछ छूटा है कि आगे बढ़े अपन? क्या हो गया? चलिए अब अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो है ना, तो लिखना, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, 52। ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें वर्णमाला जो 52 है, इसका बंटवारा कैसे होता है, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक होते हैं स्वर, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दूसरे होते हैं व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, इसको हम अलग ही गिनते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसको अपन अलग ही पढ़ते हैं। सॉरी एक मिनट है ना, ऊष्म को नहीं गिनते, इसमें उत्क्षिप्त को गिनते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन।
उत्क्षिप्त व्यंजन। एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वरों की संख्या मानी गई है 13। कितनी मानी गई है? 13, है ना। व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। संयुक्त व्यंजन को मिला लेते हैं तो 4+, और उत्क्षिप्त व्यंजन को अगर हम माने तो 2 होते हैं। ठीक है। स्वर की बात करें तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री, है ना। इसको माना जाता है मूल 11 स्वर। ठीक है। ये मूल क्या है? 11 स्वर। ठीक है। और 2 अन्य स्वर जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है। उनको अपन बोलते हैं अयोग्यवाह। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है अम और अहा। ठीक है। ये जो 2 अन्य स्वर है इसको हम बोलते हैं अम और अहा। ठीक है। इसमें से ये अम जो है ये कहलाता है अनुस्वार। मतलब अयोगवाह के भी 2 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, और अहा क्या हो जाता है? अहा को हम बोलते हैं विसर्ग। देखेंगे एक एक का परिभाषा लिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो ये स्वर की बात हो गई। ठीक है। हम स्वर को भी जो है अभी हम स्वर का ढांचा देखेंगे। आपको एक चीज याद रखना है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको इसको इसमें तो ऐड किए हैं, लेकिन हम अगर गहराई में जाते हैं तो अगर परीक्षा में आता है कि स्वरों की संख्या है 11, 12, 13 या 14, तो आपको परीक्षा में आंखें मूंद के 11 उत्तर लेना है, 13 उत्तर नहीं लेना है। क्या उत्तर लेना है? 11 उत्तर लेना है, क्योंकि ये जो 2 स्वर है ना, जिसको हम इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, ये लोग संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग अम और आह को स्वर नहीं मानते, ना ही व्यंजन मानते हैं, तो ये लोग बेचारे लोग क्या हैं, थोड़ा जात बाहर हो जाते हैं। तो ये डब्बा के अंदर जो है इसको मूल रूप से स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, जिसकी सहायता से हम व्यंजनों को क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। ठीक है। तो आपको स्वर में आपको क्या याद रखना है? ये चीजें याद रखनी है कि मूल स्वर जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। परीक्षा में जो उत्तर लेना है 11 स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। और स्वर की अगर हमें परिभाषा बोलूं तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है। और इसकी सहायता से क्या बोला जाता है? व्यंजन। अर्थात व्यंजन की परिभाषा क्या हुई? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं व्यंजन। और जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्वर। समझ में आ रहा है? अगर हम ये 11 स्वर की बात करें, इस 11 स्वर में एक ही स्वर है जिसमें मात्रा नहीं है, तो उस स्वर का क्या नाम है? आ। क्या नाम है? आ स्वर। ठीक है। इसीलिए ये जो बेचारा अ है इसको हम बोलते हैं, इसका जो एक बार परीक्षा में आया हुआ है शहीद वर्ण। ठीक है। परीक्षा में आया था शहीद वर्ण किसे कहते हैं? शहीद वर्ण किसको बोलते हैं? अ को। इसी को ही कई जगह बोल देते हैं कोमल वर्ण, क्योंकि कभी भी आप अ बोलते हो तो आपकी भाषा में अभद्रता नहीं दिखती। हिंदी में भाषा में ये माना जाता है कि आ जो है नकारात्मकता का बोधक है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सम, लेकिन हम बोल देंगे असम, तो अ शब्द जो है निगेटिविटी को जोड़ता है, लेकिन अ शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें अभद्रता नहीं बल्कि विनम्रता दिखती है। ठीक है। जैसे अपमान हो गया, है ना, है ना, तो अ को निगेटिव मानते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कोमल तरीके से होता है, इसीलिए इसको शहीद वर्ण या कोमल वर्ण भी कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। कई लोग मतलब कई जगह इसको उदासीन वर्ण के रूप में भी लिखा जाता है, उदासीन वर्ण। चलो याद रहेगा। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? अ की बात कर रहा हूं। ठीक है। 11 स्वरों में अ ही एक ऐसा है जिसमें मात्रा नहीं है। ठीक है। इसमें मात्रा नहीं है ना, और इसीलिए इसको शहीद वर्ण, कोमल वर्ण या उदासीन वर्ण कहते हैं। ठीक है। और जो 2 स्वर है उसको अयोगवाह कहते हैं। परीक्षा में कई बार आया है जो अयोगवाह होता है। ठीक है। जो अयोगवाह होता है
वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 होते हैं, अम और अहा। ठीक है, जिसमें से अम को बोला जाता है अनुस्वार और अहा को बोला जाता है विसर्ग। क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे। इसका उच्चारण जो है किससे होता है? अनुस्वार जो होता है इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, सॉरी, अनुस्वार जो है उसका उच्चारण जो है स्वर के बाद, मतलब अनुस्वार उसको माना जाता है जो स्वर के बाद जो व्यंजन आते हैं उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो इसकी प्रामाणिकता संदेह के अंतर्गत है। कई लोग इसको व्यंजन मानते हैं, कई लोग इसको स्वर मानते हैं, इसीलिए इसको जात बाधित कर दिया गया। ठीक है, विसर्ग जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि स्वर रहित को क्या बोल देते हैं, सॉरी, जिसमें हलंत लग जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? विसर्ग बोल देते हैं। आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, इतना ही आप याद रखिए। ठीक है, और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के भी क्या है, कई प्रकार होंगे। जैसे अभी हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का बंटवारा, बेसिकली बस हम ये देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्या? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, है ना, इसमें जो है क से लेके क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द न प फ ब भ म। ठीक है ना, तो क से लेके ह तक जो रहेगा, इसको क से लेके ह तक जो पूरा वर्ण समूह है उसको हम व्यंजन के अंदर में रख लेते हैं। उसके बंटवारे मतलब उसका वर्गीकरण कई प्रकार का आगे देखेंगे। संयुक्त व्यंजन में आ जाता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि छ प्लस क्या होता है त्र, फिर क्या आ जाता है ज्ञ, और फिर क्या आ जाता है श्र। ठीक है, तो छ त्र ज्ञ श्र ये अलग ही मटेरियल है, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ये ड को और ढ को। ठीक है, ड को और ढ को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, कई जगह इसी को ही उत्क्षिप्त को ही द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होते हैं, इसको कर्कश ध्वनि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कर्कश ध्वनि मतलब कभी भी आप ड और ढ बोलेंगे तो आपके उच्चारण में हमेशा क्या रहेगी, अभद्रता दिखेगी, विनम्रता नहीं दिखेगी। ठीक है, और इस वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर क्या होती है, मूर्धा में टकरा के डायरेक्ट कहाँ आती है, नीचे आती है। उसको हम बोलते हैं ड और ढ। इसी को द्विगुण भी कहते हैं और उत्क्षिप्त कहते हैं। ये कॉमन 52 वर्णमाला का क्या हुआ, विभाजन। अब हम देखते हैं इसको नए तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं सिर्फ वर्ण के बाद। ठीक है, सबको मिटा देता हूं मैं। वर्ण या वर्णमाला के संदर्भ में अपन देखते हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है स्वर और एक क्या होता है व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है इनका। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, से उच्चारण नहीं। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। ठीक है, इसके लिए किसी दूसरे वर्ण, इसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में 11 क्या सॉरी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं और 33 क्या माने गए हैं, व्यंजन। ठीक है, लेकिन अगर हम बोध में आगे जाए तो कुछ लोग 11 + 13 की ओर चले जाते हैं, और इसमें अगर आप बात करें तो 33 से 39 की ओर चले जाते हैं। ठीक है,
और 39 और 13 को भी जोड़ोगे तो टोटल मिला के कितने वर्ण हो जाते हैं? तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो भी 52 ही होते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन मूल रूप से हम 11 और 33 को मानेंगे। परीक्षा में आएगा व्यंजनों की कुल संख्या है तो उत्तर लेता है 33, ठीक है, और स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो उत्तर लेता है 11। ठीक है, इसमें आपको टेंशन या किसी भी प्रकार का शक संदेह नहीं करना है, आपको ऐसे ही परीक्षा में उत्तर लेना है। ठीक है, चलिए, अब होता है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, चलो, सबसे पहला वर्गीकरण जो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के उच्चारण के आधार पर। मेरी आवाज आ रही है भाई सबको? हाँ हेलो, सर, आ रही है। हाँ सर। आ रही है ना? मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी आवाज तो डिस्टर्ब नहीं हो गई। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक होता है मात्रा के उच्चारण के आधार पर, मात्रा के उच्चारण के आधार पर। ठीक है, चलिए, इसके आधार पर कितने होते हैं? इसके आधार पर होते हैं, यहां पर मैं ऐसे लिख के जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, 1, 2 और 3, है ना? तो मात्रा के उच्चारण के आधार पर होते हैं, सबसे पहले लिखना मूल स्वर, है ना, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, या स्वर का ही मूल परिभाषा हर्ष स्वर है, ऐसा भी समझेगा। ठीक है, चलिए, सेकंड लिखना जीवा की स्थिति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जीवा के स्थिति या प्रयोग के आधार पर। जीवा, या इसको हम बोलते हैं जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अग्रस्वर, ठीक है, दूसरा होता है पश्च स्वर, मध्य स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो जो जीव की स्थिति होती है उसके आधार पर इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तीसरा होता है मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वर के 4 वर्गीकरण, मतलब 4 क्या हो जाते हैं? टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण मात्रा के उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीवा के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसमें लिखना विवृत्त, अर्धविवृत्त, विवृत्त स्वर, विवृत्त, अर्धविवृत्त। ठीक है, फिर लिख लेना अर्ध, इसको भी ऐसे ही लिखना अर्ध, है ना, अर्ध संवृत्त, और तीसरा हो जाएगा संवृत्त। जो हमारा मुंह खुलता है ना, उससे जो ध्वनि आती है उसके उच्चारण के आधार पर आपने लिखा है। ठीक है, चलो, चौथा लिखना, 4th नंबर, ओष्ठ या होठ, है ना, की स्थिति के आधार पर, की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके हिसाब से 2 प्रकार होते हैं,
ठीक है, इसमें आप दो ही लिखना, एक होता है अवृत्तमुखी, ठीक है, और दूसरा होता है वृत्तमुखी। ठीक है, चलिए फिफ्थ लिखना, फिफ्थ इज पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलीजीवा, है ना, अलीजीवा अलीजीवा या लिखना मुंह व नाक के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण आधार, ठीक है, इसमें भी दो ही होता है, पहला होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक, ठीक है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, अगला लिख लेना छठवां नंबर, जिह्वा या जीभ के पेशियों के तनाव, मतलब जीभ के तनाव के आधार पर, जीभ के तनाव के आधार पर इसके अंतर्गत हम दो ही उसमें विभाजित करते हैं। ठीक है ना, पहला होता है शिथिल और दूसरा होता है कठोर, शिथिल वर्ण और दूसरा होता है कठोर स्वर। ठीक है, शिथिल स्वर और कठोर स्वर। चलो हो गया, ये हो गया किसका, स्वर के प्रकार, है ना, मतलब स्वतंत्र रूप, सॉरी, है ना, ये इसका परिभाषा है ना। अगर हम वर्गीकरण देखें तो 6 प्रकार से हम वर्गीकरण किए हैं, एक 7वां भी है लेकिन वो काम का नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करेगा करके मैं नहीं लिखा रहा हूं, आपको सिर्फ कितना याद रखना है, ये 6 ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा होगा स्पर्श, है ना, दूसरा लिखना अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, दूसरा आप लिखना अंतस्थ व्यंजन और तीसरा लिखना उष्म व्यंजन, सॉरी एक और लिखना ना, उष्म व्यंजन, और एक और लिखना यहीं पर संयुक्त व्यंजन, या एक मिनट रुकना ना, इसको अपन और बांट लेते हैं, वो भी तो व्यंजन ही आखिर। ठीक है, जगह कम पड़ रहा है, तो पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, थर्ड वन इस क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन। ठीक है, अगला हो जाएगा क्या, उष्म व्यंजन, फिर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, कई जगह इसको मिश्रित व्यंजन भी कह देते हैं, और अंतिम जो है वो हो जाएगा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और ये जो स्पर्श व्यंजन है ना, ये स्पर्श व्यंजन है, इसका भी क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से बांट लेते हैं, बाकी तो नॉर्मल है।
बन ही जाएगा वाला। ठीक है, इसमें आ जाएगा पहला स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये सब परीक्षा में आया हुआ है, एक एक चीज है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। फिर आ जाएगा घोष व्यंजन, घोष व्यंजन। और यही घोष व्यंजन दो प्रकार से बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं सघोष और एक को बोलते हैं अघोष। ठीक है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। ठीक है, चलो उसके बाद हम लिखेंगे जिह्वा। जिह्वा बोलते हैं आप प्राणत्व के आधार पर, है ना, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर भी दो होता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और एक होता है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो ये पूरा क्या है, वर्गीकरण है। आने वाले समय में हमको यही चीजें क्या है, पढ़नी है। ठीक है, तो ये बेसिक ढांचा है। इस ढांचे को आज आप अपने घर में जाके या घर में जो बैठे हुए हैं सभी जो है इसको अपनी आंखों में बसा लें। ठीक है, ये पूरा ढांचा आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, ये ढांचा पूरा आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। अगर मैं बोलूं अनुनासिक तो फट से दिमाग क्लिक करना चाहिए, अनुनासिक मतलब स्वर। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या अघोष तो आपको दिमाग में आना चाहिए अघोष किसका प्रकार है, व्यंजन का। अगर मैं बोलूं संयुक्त तो बोलना चाहिए, सॉरी उष्म बोलूं, उच्छिष्ट बोलूं, अंतस्थ बोलूं, स्पर्श बोलूं, घोष बोलूं, अघोष बोलूं, प्राण बोलूं, अल्प या महाप्राण बोलूं, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये सब जो है किसके भाग हैं, ये व्यंजन के भाग है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो अगर आपको और अच्छे से दिमाग में रखना है तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अपनी आंखों में बसा लो 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। उष्म व्यंजन कितने हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, 2। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अगर पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगर पूछेगा अल्प प्राण कितने हैं, अल्प महा अल्प, हाँ, तो 24। ठीक है, हाँ 24। और महाप्राण कितने हैं, 16। इसको लिख लेना, अल्प प्राण 24, महाप्राण 16। ठीक है, सघोष कितने हैं, 20। अघोष कितने हैं, 17। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये पूरा क्या है, और टोटल घोष कितने हो जाएंगे, टोटल घोष तो इसका एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये सघोष व्यंजन पढ़ेंगे तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर पूछेगा सघोष व्यंजन तो उत्तर आएगा 20। अगर पूछेगा सघोष वर्ण कितने होते हैं तो उत्तर आएगा 31, क्योंकि उसमें 11 स्वर भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले लिख लीजिए और लिख लोगे तो मुझे हाय कह देना, इंडिकेट कर देना, तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूं कौन सा क्या है।
चलो, हो गया क्या? हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया, सभी का हो गया भाई, मिटा दूं? देखो इसमें तो आप लिखे ही हुए हो ना कि मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं, मुख द्वार के आधार पर 4 होते हैं, ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं और इसके आधार पर 2 होते हैं, इसके आधार पर भी 2 होते हैं। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी बेसिक प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। उष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। और ये कितने हैं? 4। और इसी प्रकार से आगे क्रम वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, परीक्षा में यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं एज कंपेयर टू यहाँ। ठीक है, परंतु पिछले कुछ 1-2 साल से, पिछले कुछ 1-2 साल नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी तो ज्यादातर वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। ठीक है, तो जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें स्वर से भी क्या आए हैं? प्रश्न आए हैं। ठीक है, अदरवाइज व्यंजन में काफी फोकस करता है। अगर हम इनकी बेसिक बात कर लें तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है हमारे मुंह के अंदर जो भी क्या है इकाइयां है, जैसे कि अंग है, जैसे कि क्या, जीभ, तालु, मूर्धा, है ना, ओष्ठ, दंत, इनको जो स्पर्श करके जो वर्ण निकलेगा, जो ध्वनि निकलेगी, उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आ जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो एक स्पर्श व्यंजन मतलब जब हमारे शरीर के जो मुंह में जो अंग है ना, उससे टच होके अगर कुछ वर्ण की ध्वनि निकलती है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, लेकिन ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? अब अगर उस व्यंजन का उच्चारण में थोड़ा सा क्या रहे, संघर्ष आए, जैसे अपन बोलते हैं क, ख, ग, घ। ठीक है, तो इसमें कोई संघर्ष आया नहीं, लेकिन अपन यही बोलते हैं च, छ, ज, झ, या, तो आपको संघर्ष दिख रहा है। तो जो च वर्ग है उसको पूरा क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, जिसको हम तालु की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घोष व्यंजन। घोष को 2 भागों में बांटे हैं, सघोष और अघोष। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र होता है, घंटी, वो घंटी हिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सघोष व्यंजन। और घंटी स्वर तंत्र नहीं हिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अघोष व्यंजन। सेट हुआ दिमाग में? अगर घंटी हिली, स्वर तंत्र अगर हिला तो उसको क्या बोलेंगे? सघोष। घंटी नहीं हिली अर्थात स्वर तंत्र नहीं हिला तो उसको क्या बोलेंगे? अघोष व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट वन, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, जब भी हम क ख ग पढ़ते हैं तो जो अभी मैं लिखाऊंगा भी, तो अल्प प्राण व्यंजन उसको बोलते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं आती। ह ह ह, ये जो ह जो निकलता है वो ध्वनि नहीं आती और ना ही गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक है, और जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि आती है और गर्म वायु भी निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। फिर से बोलूं, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, जो हकार की ध्वनि है वो ना आए, गर्म वायु ना निकले तो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। और अगर हकार की ध्वनि आती है और गर्म वायु भी निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। जैसे कि मैं अगर बोलता हूं क, तो इसमें हकार की ध्वनि आ रही है क्या? नहीं, इसीलिए क क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। लेकिन मैं बोलूंगा ख, तो हकार ह आ रहा है, तो क, ख, ग, घ, तो ख और घ में ह की ध्वनि आई, हकार की ध्वनि आई, तो वो दोनों ही क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो जो हम 5 क्या होना चाहिए लाइन्स में बांटेंगे, तो उसको मैं अभी बताता हूं आपको, उसका ट्रिक कैसे याद करते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेकेंड और फोर्थ, तो विषम संख्या वाला अल्प प्राण और विषम संख्या वाला महाप्राण हो जाएगा। और उच्चारण भी करके देखोगे तो जब ह अगर आता है तो वो महाप्राण है और ह अगर नहीं आता है तो वो अल्प प्राण। बेसिक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये बेचारे जात बाहिर है, मतलब भटके हुए लोग हैं। य, र, ल, व को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। इसको ना तो पूर्ण रूप से स्वर माना जाता है ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, इसको अर्ध स्वर की गिनती में भी गिना जाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, दूसरा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, हिंदी में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसका जो उच्चारण जो होता है, ध्वनि का उच्चारण हमारे मुख से, तो उसमें एक प्रकार की रगड़ से क्या होता है, उसका उच्चारण होता है। जैसे कि हम बोलते हैं श, 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 ह, तो इसमें एक प्रकार की रगड़ होती है हमारे जिह्वा में, तो उस प्रकार के व्यंजन को हम बोलते हैं उष्म व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या 4 है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया भी था। ठीक है, और उसी प्रकार विक्षिप्त व्यंजन को भी पहले मैं समझा चुका हूं। ठीक है, मूल रूप से जब उसको मैं लिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जीवा तुरंत ऊपर टकरा के, मतलब ऊपर टकरा के तुरंत नीचे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। ध और ध बोल के देखिएगा। ठीक है, कर्कश के लिए इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने व्यंजन को समझ लिया है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले आएगा, मैं लिख देता हूं पहले। पहला आता है क, ख, ग, घ, अंगा, है ना? क ख ग घ अंगा। फिर आता है च, छ, ज, झ और या। ठीक है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट, ट, ठ, है ना? ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, इसके बाद त, थ, द, ध और न, है ना? तो त थ द ध न। उसके बाद लिखना प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो प फ ब भ म। ठीक है, चलिए अगला जो है वो हो जाएगा य र ल व। ठीक है, तो य, र, ल, व। ठीक है, फिर आ जाएगा श, स, स और ह। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा छ, त्र, य और स, स्र। ठीक है, फिर आ जाएगा ड, ढ। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका वर्गीकरण किया गया है? वर्णों का। ठीक है, इसको बोला जाता है क वर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है क वर्ग, इसको बोला जाता है च वर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है ट वर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है त वर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है त वर्ग, इसको बोला जाता है प वर्ग। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, है ना? इसको बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। लिख लीजिए भाई। ठीक है ना? इसको बोलते हैं य वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं श वर्ग, बोलते हैं य वर्ग, इसको बोलते हैं श वर्ग। इसको फटाक से लिखिए, फिर मैं आगे एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखाते जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन क्या, इसका ढांचा मैं आपको लिखाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए अंतिम का जो ये 5 है, जिसको हम लाल से कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नासिक्य। ठीक है, लिख मैं इसको काले से ही देता हूं, बिकॉज लाल में बेचारे में जान नहीं है। तो इसको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक, एक मिनट रुको। हाँ, इसको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। इसी को बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पंचमाक्षर।
पंचमाक्षर। ठीक है, मतलब हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, व्यंजन है, अंतिम वर्ण व्यंजन, वो जो है नाक की सहायता से उसको बोला जाता है, इसलिए इसको नासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और फिर क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसको आप सेट रखेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए, ये जो पहला है क ख ग घ अंग, ठीक है, ये बोला जाता है कहां से, ये बोला जाता है कहां से, ये बोला जाता है कहां से, ये उसके बाद फिर ये वाला कहां से बोला जाता है, फिर ये वाला कहां से बोला जाता है, और ये वाला कहां से बोला जाता है, इसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अभी मत लिखना, है ना, आपको बेसिकली मैं यही लिखाऊंगा, इसको भी अभी मत लिखना। ठीक है, बस इतना ही लिखो। ठीक है, चलो, सबसे पहले ये जो क वर्ग है, ये हमारे जो मुख है, मुख में सबसे पहला आता है कंठ। ठीक है, तो ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इसको आप कंठ से बोला जाता है, इसीलिए इसको कंठ व्यंजन कह देते हैं, ये इसको कंठ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो च वर्ग है, वो किससे बोला जाता है, तालु से। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तालु व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धा से या मूर्धन्य से। ठीक है, इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, त वर्ग जो है वो कहां से बोला जाएगा, त वर्ग दंत से बोला जाएगा, दांत से, इसलिए इसको दंत या दांत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और अंतिम जो है वो है प फ ब भ म, है, ये किससे बोला जाता है, ओठ से, इसीलिए इसको ओष्ठ या होठ व्यंजन भी कहते हैं। बेसिक आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले, है ना, कि जो च वर्ग है वो कंठ व्यंजन है, जो च वर्ग है वो तालु है। ठीक है, जो ट वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, जो ट वर्ग है वो दंत से बोला जाता है, प वर्ग है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, इसको लिखिए पहले फटाक से। ठीक है, चलिए, अब ये जो है इसी को क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये जो है श श श है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और इसी के नीचे जो ये है इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। अलग अलग प्रकार है ना। ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोला जाएगा, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो है, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये, ठीक है, मतलब यहां से लेके पूरा ये जो ऊपर तक, इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है, 25 है। अभी लिखे थे ना 25 है स्पर्श व्यंजन, ये 5 5 5 और 5 और 5। ठीक है, तो 5 25 है ना, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या सामने दिख रहा है 4, ऊष्म का भी 4, संयुक्त का भी 4, और उत्क्षिप्त व्यंजन का भी क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए, तो परीक्षा में बेसिक प्रश्न यहीं से आता है कि इनमें से कौन सा वर्ण कंठ ध्वनि से, कंठ से बोला जाता है, या इनमें से कौन सा वर्ण कंठ व्यंजन है। तो इस 5 में जो 5 ये जो लिखे हुआ वर्ण, यही 5 वर्ण जो है हमारे जो मुख है उसके कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए, आपका कंठ क्या करता है, ध्वनि। तालु क्या है, तालु जो हमारा मतलब मुख है, मुख के पीछे वाला जो भाग है उसको तालु कहते हैं। मूर्धा जो है वो ऊपर वाला भाग है। दंत तो आप जानते हैं, ओष्ठ भी आप जानते हैं। ठीक है,
तो तालु से टच होगा क्या, जब आप च छ ज बोलेंगे तो ये हमारा पीछे और ये आगे टकराता है, जहां पर थोड़ा सा नरम टाइप का एरिया है ना, वहां पर टकराता है। और जब आप बोलते हैं ट ठ, तो ये जुबान उठ के ऊपर जाती है, तो ऊपर वाला जो भाग है, जहां पर अगर आप दूध पाउडर वगैरह खाए हो कभी, दूध पाउडर जहां अटक जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, मूर्धा। ठीक है, कभी भी, या वो जो सड़ा वाला चॉकलेट आता है ना, एकदम सस्ता वाला, जिसको खाओ तो एकदम चिपचिपा लगता है, वो भी जहां अटकता है उसी को मूर्धा बोल देते हैं। ठीक है, और दंत व्यंजन क्या है, दंत व्यंजन तो दंत से बोले जाएंगे, दांत में, मतलब आपकी जीभ जो है दांत में टकराएगी, कैसे बोलोगे, त थ द ध न, टकराई दांत से, तो ये क्या हो जाएगा, दंत व्यंजन। और जिस व्यंजन को आप बोलो और वो जो जब जीभ आपकी किससे टकराए, होठ से, ठीक है, तो आप खुद बोलो, प बोलो, थ बोलो, ब बोलो, भ बोलो और म बोलो, तो आपके होठ जो है वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे ओष्ठ व्यंजन। तो ये 25 जो वर्ण है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाता है कि क्या है, स्पर्श व्यंजन है, और 5-5 की क्या है, इनकी संख्या है। ठीक है, चलो आएगा तो बना लोगे। अब अंतस्थ व्यंजन की अगर आप बात करेंगे, तो अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, फिर से सुनना, अंतस्थ व्यंजन जो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन, या इनको फिर अर्ध स्वर बोल देते हैं, तो यहां पर आप अर्ध स्वर में लिख लेना, है ना, या फिर अर्ध स्वर, या फिर अर्ध स्वर। कल मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप इसको बस सेट कर लेना अपने दिमाग पे, अर्ध स्वर, है ना, अर्ध स्वर माने जाते हैं य, र, ल और व। ठीक है, लेकिन आपको पता है, क्या पता है, कि ये जो हर वर्ण है, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से कहीं ना कहीं टकरा के बोलते होंगे ना इसको। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, डाउटेबल है। डाउटेबल क्या है, मतलब स्पर्श वाले जो है उससे इसको बाहर कर दिया जाता है, एग्जैक्टली स्पर्श व्यंजन ये है। और इनका भी उच्चारण होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जबान टकराएगी किसी न किसी चीज से, तो इसके नीचे भी मैं क्या लिख देता हूं, जो 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 कहां से टकराता है उसको। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये टकराता है तालु से, तो ये क्या हो जाएगा, तालु व्यंजन हो जाएगा। या र कहां से टकराएगा, मूर्धा से, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, र, ल किससे टकराएगा, ल टकराएगा दंत से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ल, बोल के देख लो, ल। और वह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दंत प्लस ओष्ठ से टकराता है, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। अब वह बोल के देखो, इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वह ही है, क्योंकि वह बोलोगे तो वह जो है दांत से भी टकराती है हमारी जीभ, और हमारा लिप्स भी क्या करता है, क्रिया करता है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो स है, स है, स है और ह है, ये किससे किससे टकराता है, तो इसको भी लिख लेंगे तालु मूर्धा दंत। ठीक है, ये किससे टकराएगा, तालु से, ये किससे टकराएगा, मूर्धन्य से या मूर्धा से। ठीक है, ये किससे टकराएगा, दंत से। ठीक है, ठीक है, और ह किससे टकराता है, तो ये टकराता है कंठ से, या इसी को हम बोलते हैं स्वर यंत्र से। ठीक है, ये टकराएगा स्वर यंत्र से। चलो यहां तक क्लियर हो रहा है, इसको आप एक ही चीज में लिख लो। अब हम चलते हैं कहा, ये जो स्पर्श व्यंजन हम देखे थे, है ना, अब इस स्पर्श व्यंजन में हमको एक चीज याद रखना है कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन तीनों लाइन में जितने हैं, अर्थात ये जो 15 है, 15 नहीं होगा, है ना, टोटल कितना हो गया, 3 3 6, और इसको हटा देना अभी है, इसको हटा देना, इसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसको मत गिनना जब मैं अल्प प्राण और महाप्राण की बात मानूंगा तो। ठीक है, या आप इसको अलग ही मिटा देना अभी। ठीक है, इसको, है ना, तो ये जो है 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 3 3 6 और 2 8 है,
एक मिनट है ना। हाँ, इसको अपन लिखेंगे अल्प प्राण, इसको बोलेंगे अपन अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, इसकी टोटल संख्या है 24, इसको पहले लिख लो। ठीक है, और ये वाला, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इधर ले जाना, इसको बोलते हैं महाप्राण, इसको बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। चलिए, ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण, है ना। तो मेरे से एक चीज गलत हो गया, इसको थोड़ा आप सही कर लेना, है ना। अल्प प्राण की संख्या 19 हो जाएगी। ठीक है, अल्प प्राण की संख्या 19 हो जाएगी। कैसे? 8 8 8 8 दूनी 16, 16 हो गया। और 16 और 5, नहीं, एक मिनट रुकना। अल्प प्राण की संख्या जो है टोटल 1 2 3। ठीक है, अल्प प्राण की संख्या हो जाएगी, ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है कि जब आप अल्प प्राण रखेंगे, है ना, तो अल्प प्राण में यहाँ पे लिख लेना, है ना। इसमें जो है, जो यहाँ पर ये जो छत्र है ना, इसमें जो है, इसमें जो है, अगर आप ये छ को छोड़ देंगे, ठीक है, और य को छोड़ देंगे, ठीक है, तो जितना जो बचा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये टोटल मिला के कितना हुआ? 19 हुआ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हुआ? 19। तो ये टोटल 19 जो है वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये जो है संयुक्त व्यंजन को इसमें क्या नहीं किया जाता? शामिल नहीं किया जाता। लेकिन महाप्राण में संयुक्त व्यंजन को भी क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी ऐसे लिख लीजिए, जब हम दोनों को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ये सिर्फ ट्रिक है ना, कि कौन कौन सा क्या होता है, अल्प प्राण होता है, कौन कौन सा महाप्राण होता है। ठीक है, तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पंचमाक्षर, इसको मिला के बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरा और चौथा लाइन जो है इसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, अब एक और हो गया क्या? सघोष। ठीक है, और एक क्या हो गया? अघोष। इसको भी थोड़ा सा व्यवस्थित करके समझ लेते हैं कि कौन सा इसमें अघोष है, कौन सा इसमें सघोष है। ठीक है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है। चलो, ठीक है, तो जितना भी यहाँ वर्ग है, तो उसमें ये जिसमें जिसमें मैं गोला मार रहा हूं, ये सब क्या है? सघोष व्यंजन। ठीक है, क्या ये टोटल कितना हुआ? 3 5 या 15, 15 हुआ। 15 16 17 18 और 19, है ना, और ये वाला 20। ठीक है, अब इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, भगवान करे चल जाए। ये 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 ठीक है, चलो, ये टोटल कितना हो गया? 15, और 15 और 5
20। अपन उसमें टोटल कितना लिखे थे, 20 ही लिखे थे, है ना। इसका इंडिकेशन लिख लेना, जिसमें ये गोला है वो क्या है, वो हो जाएगा सघोष व्यंजन हो जाएगा, और जिसमें गोला नहीं है वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 हुआ, 11 12 13, है ना, 14 15 16 और 17 क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। क्या उसमें अपन इतना ही संख्या लिखे हैं क्या, देख लो तो भाई जरा, 20 और 17 ही लिखे थे क्या, मेरे ख्याल यही लिखे थे। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे भैया ना, सघोष और अघोष को। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं ये छ की बात करूं तो ये छ जो है संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, तो ये मिलके बनता है किससे, क धन स से। ठीक है, क और स से मिलके बनेगा छ। त्र जो है ये किससे मिलेगा, त धन र से मिलकर बनेगा। ठीक है, ज्ञ जो है किससे मिलकर बनेगा, ज धन य से। ठीक है, और स्र जो है किससे मिलके बनेगा, श स धन र से। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर बोलो तो मैं अलग से लिख देता हूँ, जो संयुक्त व्यंजन है उसमें आ जाएगा छ त्र, है ना, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो जो छ है वो मिलेगा क धन स। ये दोनों ही व्यंजन है, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आपस में मिलके बनाएंगे छ। ये मिलेगा त धन र से, ये मिलेगा ज धन य से। ठीक है, और ये बनेगा स धन र से। ठीक है, ये मिलेगा स धन र से। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे, इन सब में शुरू में हलंत लगेगा, है ना, हलंत। यहाँ लगा दिया हूँ गलती से, आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलो तो ये पूरा ढांचा है। कल सभी छात्र छात्राएं इसको पूरा क्या करके आएंगी, याद करके आएंगे। ठीक है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कोई भी, है ना। चलिए, अगर आपको ये चार्ट याद हो गया तो आपने आधा काम वैसे ही खत्म कर लिया। वो वर्गीकरण याद हो जाए और ये चार्ट याद हो जाएगा तो आपने 75% काम कर लिया है। अब कल हम जब आएंगे, है ना, कल जब क्लास होगी तो हम उसमें देखेंगे कि स्वर जो होते हैं, स्वरों को किस प्रकार, ये जो अलग अलग जो अंग है हमारे, दांत, है ना, ओष्ठ मूर्धा तालु और कर्ण, तो कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं, उसको अपन कल आके स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, जैसा हमने आज इसको देखा था व्यंजन का। उसके बाद हम फिर एक एक स्वर का वर्गीकरण, एक एक व्यंजन का वर्गीकरण करके मैं आपको लिखवा दूंगा, ताकि आपका ये वाला सेक्शन इतना मजबूत रहे कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कोई हिंदी की बुक में नहीं मिलेगा, उन सब पर क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करें, है ना। चलिए, थैंक यू।